तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आइए पढ़ते हैं चैप्टर हम। कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है, अभी ठीक हो जाता है, रुकिए। ओके, आइए फटाफट जानते हैं हम क्या क्या चीज़ है इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के डिटेल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ है। हाँ, अब ठीक है। ओके, तो अध्याय 2 है हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था की किताब है क्लास 12 के अंदर में, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात करेंगे। इस समय हम जानेंगे इसमें 1950 से लेकर के 1990 तक का काल के बारे में जानेंगे। क्या क्या बातें हुई थी, किस प्रकार से योजनाएं निर्माण की गई थी, कौन कौन सी बातें हुई थी, सरकार ने किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना लाया था, सरकार ने विकास के लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ आई थी, इन सब चीज़ों के बारे में। पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जब हम आज़ाद हुए थे, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष में कई प्रकार की चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों में से एक चुनौती थी जिसका सामना करना पड़ता था, वो था आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास की चुनौतियों के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए, उस चीज़ के ऊपर में हम बात करेंगे। तो पहले जानते हैं आर्थिक विकास के लिए सरकार के तरफ से कौन से कदम उठाए गए थे। तो सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों में से था पंचवर्षीय योजना। आपको पता हो, प्लानिंग कमीशन बना था, नीति आयोग आज है उसका नाम, योजना आयोग का निर्माण किया गया था, जिसके तहत भारत की योजनाओं का निर्माण किया गया था और उसके विकास के लिए कार्य को किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना के ऊपर में। क्या होता है पंचवर्षीय योजना, क्यों इम्पोर्टेंस है, या आपका राजनीतिक विज्ञान हो या किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंस है पंचवर्षीय योजना। भारत में आज तक मैं आपको बता देता हूँ 13 पंचवर्षीय योजनाओं को ऐलान किया गया है। कौन कौन सी होती है उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से नमस्कार स्वीकार करते हैं, आप लोग स्वीकार कीजिए, ठीक है। आइए जानते हैं। तो पहला है पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया? आर्थिक तंत्र। तंत्र कहते हैं सिस्टम को, जो कुछ लोगों की बजाय सबके हाथों को प्रोत्साहित और बेहतर बनाए रखता है। अगर सही है तो ठीक, कोई अदर से आवाज़ आ रहा है तो मैं 1 सेकंड आपको वो चीज़ें सिस्टम भी ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, अब एकदम करेक्ट आएगा। आइए, मेरा आवाज़ भी क्लियर हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है तो साथ साथ में लाइक भी दबाते चलिए। कोई ऐसी चीज़ें, ये देखिए बोलना पड़ता है, ठीक है। आइए जानते हैं। तो स्वतंत्र भारत के नेतृत्वकर्ताओं ने देखा कि पूरे विश्व में 2 प्रकार के आर्थिक तंत्र है, समाजवाद और पूंजीवाद, जिसके बारे में एक थोड़ा सा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आज इसके बारे में पूरे तरह से क्लियर कर दूंगा। किस चीज़ के ऊपर में? एक है समाजवाद, दूसरा है पूंजीवाद। समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को सम्मिलित किया एक आर्थिक तंत्र किया, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित की। मोक्षगुंडम विशेष रवैया को भारत की योजनाओं का जनक कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महल निवास के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जो आगे की योजना पर आधारशिला बनी। इसलिए प्रशांत चंद्र महल नवीस ने भारत की योजना शिल्पकार, यानी कि आर्किटेक्चर टू बी ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रसाद चंद्र को कहा जाता है। पहले मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। पहला क्या है हमारे पास? पहला है पंचवर्षीय योजना, तो उसके बारे में जानेंगे। जिस योजना से देश के अंदर में 5 वर्षों के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं, उनको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। किसको कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? भारत सरकार के द्वारा 5 साल भारत सरकार के द्वारा 5 साल के लिए जो योजनाएं तय की जाती है उसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिसके बारे में हम जानते हैं, वो कौन सा है। तो वो है हमारे पास हाँ, पूंजीगत अर्थव्यवस्था। पूंजीगत अर्थव्यवस्था जहाँ पे बाजार की किसी भी प्रकार से रोकथाम ना हो,
पूंजीगत अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो, उसे पूंजीगत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसी आधार पर कार्य किए जाते हैं। दूसरा है हमारे पास, जिसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में केंद्र का संपूर्ण हस्तक्षेप होता है, केंद्र के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। केंद्र की अवहेलना करना किसी के बात नहीं है। कौन सी कीमतें होंगी, कितनी कीमतों के अनुसार कार्य होगा, इन सभी के बारे में तय करता है जो केंद्र निर्धारित करता है। दूसरा है हमारे पास, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो पूंजीगत। पूंजीगत मैंने बताया, इसमें संपूर्ण रूप से सरकार के हस्तक्षेप नहीं होता है। बाजार की कीमतें बाजार की मांग और पूर्ति के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। आइए हम अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में योजना, थोड़ा सा बाहर से डिस्टर्बेंस हो रहा है, हाँ अब जानते हैं हम। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन विभाग का, यानी कि नियोजन विभाग का या योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना का युग प्रारंभ हुआ था। कब से शुरुआत हुआ? जब योजना आयोग का गठन हुआ, उसके बाद से ही भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ माना जाता है। योजना आयोग के मसौदे और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन करने के उपरांत संसद में पारित करके पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। ध्यान समझना क्या चीज़ है। तो मैं आपको फिर से थोड़ा समझा देता हूँ ताकि जानने की कोशिश कीजिए आप किसके बारे में। क्या होता है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पे योजनाएं होती है विकास परिषद के लिए, कौन सा? योजना आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके तहत वो योजना का निर्माण करते हैं और फिर पंचवर्षीय योजना को लागू कर देते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा जाने, तो वह पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य के ऊपर जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में। तो पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से? सबसे पहला, उच्च समृद्धि दर। क्या होता है उच्च समृद्धि दर? तो अक्सर हम इसको जीडीपी के तहत भी जानते हैं कि जीडीपी का विकास होना ही हमारा क्या माना जाता है? उच्च समृद्धि दर माना जाता है। इसके बाद बात करें तो हम अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण होना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता होना चाहिए। आजकल आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा, भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आत्म भारत की योजना शुरुआत की है। आत्म भारत के बारे में बहुत पहले हमारी किताबों में समाहित कर दिया गया था। आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए, क्या कारण होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। इसके बाद है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या होती है कि समाज में हम अगर ठीक से देखें तो कई प्रकार के ग्रुप विभाजित हो जाते हैं। उन ग्रुपों के बीच में कार्य करना कई बार सरल होता है, कुछ का विकास होता है, कुछ का नहीं होता है। तो भारत सरकार चाहती है कि सबके बीच में समानता स्थापित की जा सके। जैसे संसाधन है तो उनका निर्धन को भी उपयोग कर सके और जो अमीर वर्ग है उसका भी उपयोग किया जा सके। उन आधार पर ही हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए अब हमारे पास, आपके पास सामने दिख रहा होगा समृद्धि, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था। समृद्धि क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समृद्धि। तो समृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से, किस चीज़ से? उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। जैसे कि देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं में वृद्धि तो होता है। समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ें? उन चीज़ों से, जैसे उत्पादन क्षमता, क्या क्या हमारे पास वस्तुओं का निर्माण होता है या सेवाओं का निर्माण होता है, उनका विकास होना जरूरी है। अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं, जैसे कि परिवहन या बैंकिंग सेवाओं में बृहद सहायक या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि। ठीक है, कौन कौन चीज़ हो गया? वस्तु हो गया एवं सेवाएं हो गया। सहायक सेवाएं भी होती है इसमें, जिसमें पर्यावरण और बैंकिंग को शामिल किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के संकेत है। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। तो जीडीपी की परिभाषा तो शायद ही कोई बच्चा ना जानता हो, जो 9th में आता है, 9th से ही सिखा दिया जाता है जीडीपी। और जब तक आप जानेंगे इस देश के अंदर में, तब से जीडीपी के बारे में लगातार हमें जानने को मिलता रहता है। आइए इसके बाद हम जानते हैं आगे। तो इसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब साफ हो जाएगा। हम इसे चॉकलेट या केक के टुकड़ों के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसा कि
जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और अधिक लोग इसका आनंद ले सकेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शब्दों में अगर भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्धि बनाना है तो वस्तु और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना ही पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। क्या बात बताया गया है, हम केक के बारे में लेते हैं चॉकलेट, अगर हमारे पास बड़ा केक हो या बड़ा चॉकलेट हो तो सभी लोग उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो सभी लोगों का क्या होगा, सभी लोगों का विकास होगा, सभी लोग समृद्धि होंगे। और अगर समृद्धि होती है तो देश का विकास तो होना निश्चित है। और जिस देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हो यानी कि आर्थिक समृद्धि होगा, सुनिश्चित होगा, तो ऑटोमेटिकली देश का विकास सुनिश्चित कर दिया जाता है। इसके बाद समझिए, जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, सेवा, औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो 3 क्षेत्र होती हैं अक्सर, कौन कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में कृषि, खनन, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जो क्लास 9वीं से रिलेटेड होगा, ये कल बनाऊंगा मैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके काम का आएगा और उससे जुड़ सकते हैं आप। दूसरा है सेवा और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र वो होते हैं जिसमें बैंकिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसके बाद बात करें हम तो बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र में 2 प्रकार से, एक मैन्युफैक्चर है, दूसरा कंस्ट्रक्शन है। फैक्ट्रियों को इसमें शामिल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स को शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड की जाती है। आइए आगे बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में ये उपयुक्त 3 क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग योगदान होता है। कुछ में सेवा क्षेत्र, कुछ में कृषि क्षेत्र, कुछ में सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। ये कई बार बाहर से डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा, मैं आजकल बाहर रह रहा हूँ तो इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं अपने घर पे से वीडियो बनाता हूँ तो बाहर के जो है थोड़ा सा नॉइस हो जाता है, कभी कोई लोग जाते हैं, इस कारण से। तो आप उस टाइम मैं रुक जाया करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम तो आधुनिकीकरण की बात करते हैं। तो क्या है आधुनिकीकरण? आधुनिकीकरण का मतलब है आधुनिक होना, यानी कि मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करना, मॉडर्न टेक्निक के सहारे ही जानना, इन सभी बातों को इसमें शामिल किया गया है। क्या क्या होती है मॉडर्न? तो तकनीक की बात आती है, प्रौद्योगिकी की बात आती है, क्योंकि अगर उत्पादन को बढ़ाना है, आपको सेवा को बढ़ाना है तो नई नई तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। अगर नई तकनीक आप नहीं लाते हैं तो आप उत्पादन से नहीं जुड़ सकते हैं। और अर्थव्यवस्था की पहली तरीका होता है क्या, कि पैसा, यानी कि आर्थिक क्रिया, यानी कि वित्त। अगर वित्त से जुड़े हैं तो आप जान पाएंगे, और अगर वित्त से नहीं जुड़े हैं तो समस्या हो गई होगा। आइए देखते हैं। तो आधुनिकीकरण को अच्छे समझ लीजिए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, इस वजह से इस तरीके से हो जाता है। आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत देर हो गया था इस कारण से इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। देखते हैं आगे। तो आधुनिकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीक को स्वीकार किया जाता है। नई तकनीक का प्रयोग ही आधुनिकीकरण है। मैंने बताया था अभी आपको, अगर न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, नई नई तकनीक यूज़ करते हैं तो हम आधुनिक है, अदरवाइज़ आधुनिक नहीं है। आज इंटरनेट, मोबाइल्स, न जाने कृषि में किस प्रकार से, बैंकिंग सिस्टम में नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही तो तकनीक है। जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने बीजों की बजाय नए उन्नत किस्म के बीज, आपको पता होगा अगर आपने सुना हो न्यूज़ वगैरह, तो दिल्ली सरकार ने एक नया केमिकल टैबलेट्स यूज़ किया है जो पराली, अक्सर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या होती थी, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पराली का उपयोग किया गया है। तो जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुरानी बीजों की बजाय नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, इसका अर्थ केवल नई तकनीकों के प्रयोग से नहीं जुड़ा है, बल्कि राष्ट्र के वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थी, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है। क्या बनाता है? सभ्य बनाता है एवं संपन्न बनाता है। अगला टॉपिक जो वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं, वो है आत्मनिर्भरता। क्या होता है आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस। क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंस। ओके, आइए जानते हैं। तो राष्ट्र का आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को
तीव्र करने की दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो। पहला, अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग करना। पहला चीज़ मतलब जो विदेशों से चीज़ें होती है उनके वस्तुओं का आयात करना, उसका उपयोग करना अपने उत्पादन के लिए, अपने देश के विकास के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो स्वयं के संसाधनों का उपयोग शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? स्वयं के साधनों का उपयोग को शामिल किया जाता है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया है। तो पहले जो 7 है उन सभी चीज़ों पर किस पर बल दिया गया? आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। और अन्य राष्ट्रों में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है उनका आयात हतोत्साहित यानी कि कम से कम किया जा सके। अगर कम से कम करेंगे तो हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारे यहाँ की वस्तुओं का, तकनीकों का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अध्ययन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस नीति में मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को कम कर दिया जाता है। और ये आवश्यक थी कि एक नए स्वतंत्र देशों के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, क्योंकि इस बात का भय रहता है कि अन्य राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता हमारी संप्रभुत्व को प्रभावित करता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक भी करते चलिए। ये सारी वीडियो, इकोनॉमिक्स की वीडियो तो मेरी आपको सबसे स्पेशलिस्ट मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब मेरे को बहुत पसंद है और इकोनॉमिक्स को बिल्कुल डिटेल से डिफाइन करके ही मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप उस चीज़ को जान सकेंगे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं। तो हमारे पास है समानता। ये समानता क्या होती है? समानता जैसी चीज़ों को शामिल क्यों किया गया है? तो समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने की क्षमता नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के करीब तबके तक नहीं पहुंचती तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की भागीदारी के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है? कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकता जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो। क्या क्या चीज़ें? तो भोजन, आवास, कपड़ा, यानी कि रोटी कपड़ा मकान अक्सर हम कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा इसमें जोड़ा गया स्वास्थ्य को जोड़ा गया और शिक्षा को जोड़ा गया। 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। अगर आप कॉमर्स साइड से हैं या फिर कोई बिजनेसमैन से बिजनेस जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक में इंटरेस्ट रहता है, तो मैं आपको हेनरी फ्योल नाम के मैनेजमेंट है, राइटर हैं, उन्होंने बुक पुस्तक लिख रखी है। उसके अंदर में ना व्यक्ति के आकांक्षाओं या प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ सूचियां निर्माण की गई है, जिनके अंदर में इन तीनों के साथ तो रखा ही गया है और भी बाकी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अलग अलग सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इन कार्य को किया जाता है। तो वो आवश्यकताओं के सिद्धांत हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं प्राथमिक आवश्यकताओं में, यहाँ पर 5 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अक्सर लोग 3 की बातें करते हैं, भोजन है, आवास है, कपड़ा है, स्वास्थ्य और शिक्षा है। इन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था हमारी विकसित की जाती है। कोई व्यक्ति अपने आप को संपन्न समझता है या दोनों सभी लोगों के बीच, सभी समाज के बीच में समानता स्थापित करनी चाहिए। तो समानता क्या होता है? अगर हम देखते हैं कोई व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी प्राथमिक आवश्यकता को प्राप्त ना कर पाए, प्राथमिक आवश्यकता से दूर रहे, तो वो अपने आप को समान महसूस नहीं करता है। तो सरकार इन योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों तक ये ज़रूरत, ये प्राथमिकताएं पहुँचे। उसके लिए सरकार योजनाएं निर्माण करती है, उन्हें लागू करती है। ऐसे अनेक कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं, जैसा कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण की असमानता में कमी आए और उन लोगों को भी उनका उपयोग कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप फटाफट से क्या करते चलिए, लाइक करते चलिए और कमेंट करते चलिए। आपको जो भी दिक्कत आ रहा है उनके बारे में कमेंट कीजिए फटाफट। आप 12वीं से जुड़े हुए हैं, 10वीं से जुड़े हुए हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में जानकारी जानने को मिलेगी भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में। आप फटाफट इसको जोड़ते चलिए, ये आपके पॉलिटिकल में भी काम आएगा। योजनाओं के बारे में, जैसे बहुत सारी योजनाएं होती है सरकार के द्वारा, अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं कौन सी योजना होती है, पंचवर्षीय योजना होता क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो फटाफट से आप क्या कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, जुड़िए, है ना, और जो भी रिलेटेड है आप उसको जानिए। तो यहाँ पर कुछ आया है तो हाँ, मैं आपको 10वीं के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है परिगुप्ता जी, आप इसको देख सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा।
तो अमित जी, अब तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, सही आ रहा है या थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप प्लीज़ बताइए मेरे को कि सब चीज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज़ मेरी आप ये सब के लिए ज़रूरी है परी गुप्ता जी, सब चीज़ की तरह से ज़रूरी है, सब तरह से इम्पोर्टेंस है। अगर आप 10th में हैं तो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपका जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर में दिया गया, इस चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य में आयोजनों का स्वरूप व नीति आयोग क्या है। तो जनवरी 2015 में से योजना आयोग की समाप्त करके क्या चीज़ दिया गया है? जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया यानी भारत के स्वरूप परिवृद्धि हेतु राष्ट्र संस्थान का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है, मैंने अभी बहुत देर पहले आपको बताया था नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग यही है कि देश के लिए नीति का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, सरकार क्यों नीति का निर्माण करती है, सरकार के लिए नीति का कार्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उन सभी चीज़ों के ऊपर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम बदल दिया गया है, ये इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आवाज़ सबका क्लियर आ रहा है मेरे पास। अगर आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप फटाफट से मेरे को बताएं, अब सब आवाज़ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं आगे। तो जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स इंडिया यानी भारत के स्वरूप परिवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत सरकार हेतु थिंक टैंक के तरह कार्य करना। किसकी तरह करना? थिंक टैंक की तरह कार्य करना, यानी भारत की जो भी समस्याएं हैं उनको खोजना और उनके लिए उनका समाधान करना। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सतत विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देना, नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण की भूमिका सुनिश्चित करना, इन बातों को शामिल किया गया है। क्या क्या चीज़ें एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ये भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। क्योंकि इनका उद्देश्य होता है सोचना कि देश के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को खोजना और फिर कार्य को सुनिश्चित करना। इसके बाद दूसरा है सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना। किस चीज़ को बढ़ावा देना? संघवाद को बढ़ावा देना। इसके बाद दूसरा है हमारे पास सतत विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देना। किस चीज़ को बढ़ावा देना? सतत लक्ष्य के विकास को बढ़ावा देना। आइए, तीसरा है हमारे पास नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण की भूमिका सुनिश्चित करना। किस चीज़ को? नीति निर्माण में विकास की विकेंद्रीकरण के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने 10th क्लास के बारे में बना रखा है। 10th क्लास का जो सत्ता की साझेदारी है उसमें बहुत डिटेल से दिया गया है, आप उसको जान ले, समझ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था किसी कारण से, उसके कारण ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप परेशान ना हो। बाकी अभी उसके बाद ये वाले यहाँ से जो टॉपिक हमारे पास योजना काल में क्षेत्रवार की विकास और कृषि क्षेत्र का विकास, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे।